हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स का एक कलेक्शन जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है। जैसे कि अभी आपका जेईई मेन या जेईई एडवांस या इवन नीट एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, तो आप चाहोगे कि हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आप रिवाइज कर सको। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। जितना भी प्रॉब्लम्स है वो आपको बहुत सारा चीज़ प्रोसेस है ना रिवाइज करा देगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय आपको यही करना चाहिए कि आप कम वर्क में ज़्यादा चीज़ को रिकॉल कर पाए, दैट इज़ अ रिवीजन पार्ट, है ना। तो ये आपके लिए रिवीजन के लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी इस चैनल पे आए और इस चैनल के साथ एसोसिएट होके फिजिक्स का अपना जो प्रिपरेशन है फॉर बोर्ड और एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर जेईई एज वेल एज फॉर मेडिकल, वो बहुत अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर सके। तो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो मान लो ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, आप जानते हो। सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास पोजीशन के बारे में भी आप जानते हो। ये होता है उसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ अ सेमी सर्कुलर वायर, जो लाइन ऑफ सिमेट्री, हम लोग जिसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, उसी लाइन ऑफ सिमेट्री में ये जो है, मान लो इसको अगर मैं x कहूँ तो ये होता है 2 × r/π, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस में होता है फ्रॉम O, ये पॉइंट को मैंने C कह दिया, ठीक है। और ये हो गया रेडियस r ऑफ सेमी सर्कुलर फ्रेम ऑफ वायर। अब मान लो मेरे को अगर पूछा है कि इस फ्रेम को अगर मेरे को ये A है, ये B है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक एक्सिस लिया, ठीक है। एक्सिस का पोजीशन मैंने क्रॉस से इंडिकेट किया, तो आपको समझ में आता है कि हम लोग क्रॉस कब लिखते हैं, whenever axis or a line is need to be shown perpendicularly inward, है ना। जब perpendicularly inward या perpendicularly outward दिखाना होता है, then only we draw, for inward we draw it by cross and for outward we draw it by डॉट। तो हमने यहाँ क्रॉस दिखा है, मतलब इनवर्ड यानी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जिस प्लेन में आप इस अरेंजमेंट को, ये डायग्राम को देख रहे हो। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमाएंगे तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट दिस एक्सिस एट ए, ठीक है। एक्सिस पोजीशन आपको समझ में आ गया। इसका रेडियस मैंने दे दिया, इसका मास हो गया m, ठीक है। अब है कि हम पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं, किसके साथ, पैरेलल एक्सिस के लिए हमको क्या करना होगा, आई नीड टू यूज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे को अबाउट सी मान लो पता है, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ मास पोजीशन है, तो देन आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो बिटवीन the two parallel axis, one is the required axis at A, another one is at C। और फिर उन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, I about axis A can be written I about axis C plus mass of the ring into square of the distance of separation between them, MAC square, है कि नहीं, ठीक है। तो ये है पहला स्टेप, ठीक है, ये पहला स्टेप हमको करना है। अब दूसरा है कि IC कैसे पता हो, तो उसके लिए भी उपाय है। देखो, सिंस IO, जो O से अगर मैं एक एक्सिस लूँ थ्रू O परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो एक्सिस भी हमारा C के एक्सिस से पैरेलल है। और IO को फिर मैं लिख सकता हूँ IC प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो x O और C के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो यूज करेंगे। तो मैं, इसका मतलब है कि यहाँ IC को लिख सकता हूँ IO माइनस mx²। अब ये जो IC का वैल्यू है IO माइनस mx², इसको अगर मैं, इसको मान लो मैं इक्वेशन 2 लिख दिया,
अब फ्रॉम 1 and 2, अब फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो द रिक्वायर्ड एम आई अबाउट एक्सिस एट ए, इंस्टेड ऑफ आई सी मैं ये लिख सकता हूँ आई नॉट माइनस एम एक्स स्क्वेयर प्लस एम इंटू ए सी स्क्वेयर, ठीक है ना, आई नॉट माइनस एम एक्स स्क्वेयर प्लस एम इंटू ए सी स्क्वेयर। तो इसमें क्या करेंगे, आई नॉट विल बी सिंपली एम आर स्क्वेयर, चूँकि हम जानते हैं कि एक फुल सर्कल हो या हाफ सर्कल हो या पार्ट ऑफ द सर्कल हो, अगर उसको रोटेट करा रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, देन उसका एम आई क्या होगा, एम आर स्क्वेयर। तो इसका हाफ सर्कल का मास है एम, रेडियस आर, तो एम आर स्क्वेयर माइनस एम इंटू एक्स स्क्वेयर, तो एक्स है 2r बाई पाई, तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4r स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर प्लस एम इंटू ए सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर को देखो इतना को मैं r लिख सकता हूँ, तो ये ए सी स्क्वेयर कैन बी रिटेन, दिस कैन बी रिटेन r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, सो इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वेयर वी कैन फर्दर राइट डाउन 4r स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, देखो 2mr स्क्वेयर है ना, मैं इसको और इसको ऐड करूंगा ना तो 2mr स्क्वेयर आ जाएगा, तो 2mr स्क्वेयर आ गया। अब इधर देखो ये माइनस m4r स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर और ये होगा प्लस m4r स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 2mr स्क्वेयर। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वन, और आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में भी आया होगा ना, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और बहुत सिंपल है। ये है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। कई बार लोग क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं कि आई ए और आई ओ में पैरेलल एक्सिस लिख देते हैं, क्योंकि उसको आई ओ का पता होता है, ये आसान होता है आई ओ है ना, एम आर स्क्वेयर, तो क्या करते हैं एम आर स्क्वेयर और इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, फॉर्मूला तो आ जाएगा लेकिन सवाल है कि वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमको सेंटर ऑफ मास एक्सिस के साथ ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सो चलो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस सेकेंड क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, एक सर्क्यूलर रिंग है, ये क्या है, अ सर्क्यूलर रिंग, a circular ring of mass m and radius r, ठीक है, एक circular ring of mass m radius r is fitted with three diametrical rods of mass m each, ठीक है। ये अरेंजमेंट में आपको दिख रहा है डायग्राम में, एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास m लिया, रेडियस r, और साथ ही साथ उस रिंग के सरकमफरेंस में, उसके प्लेन में हमने 3 डायमीटर लिया है, ए बी सी डी ई एफ है ना, ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों डायमीटर जो है एक रॉड है, ठीक है, और सभी का मास सेम है, और डायमीटर है तो आप लेंथ जो जान ही रहे हो, डायमीटर है इसका मतलब आप लेंथ जान रहे हैं, कितना है इसका लेंथ, ऑब्वियसली 2r ईच, हर एक डायमीटर का लेंथ 2r है। तो अब हमको पता करना है फाइंड एम आई ऑफ दिस system about an axis through the point C and perpendicular to the प्लेन। ये जो अरेंजमेंट का जो प्लेन है उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सिस होगा, यानी कि प्लेन अगर बोर्ड में मैंने ड्रॉ किया है
तो एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट सी परपेंडिकुलरली इनवर्ड, यानी कि हम लोग सी में एक्सिस को ऐसे समझ सकते हैं, द एक्सिस पोजीशन इज हियर, दिस इज द एक्सिस पोजीशन, राइट। तो ये एक्सिस पोजीशन है जो सी में एग्जिस्ट कर रहा है, पासिंग थ्रू द एंड सी ऑफ द डायमीटर सी डी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसके अबाउट ये पूरा अरेंजमेंट को रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है सर्कुलर रिंग भी रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ तीनों डायमीटर भी जो लाइट जो रिजिड रॉड है, यूनिफॉर्म रिजिड रॉड है, वो भी रोटेट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक 1 by 1 करके देखेंगे इसका कैलकुलेशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस सी विल बी, पहला तो होगा आई फॉर रिंग, है ना। पहले मैं आई ऑफ रिंग निकालूंगा प्लस आई ऑफ रॉड्स, है ना। ये दोनों मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस सी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिंग का जो ज्योमेट्री है, ठीक है ना, रिंग के ज्योमेट्री में हम क्या जानते हैं कि रिंग का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो ओ है यहाँ, अगर मैं अबाउट ओ सी मान लो यहाँ है, दिस इज द पॉइंट सी, इन दोनों के बीच में आर का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। अगर मैं ओ जो कि एक्स सेंटर ऑफ द सर्कल है, वहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ से थ्रू ओ एक लाइन अगर लूँगा, सोचो, जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, तो दैट लाइन कैन बी ट्रीटेड टू बी एक्सिस ऑफ द रिंग, है ना। यहाँ ये सी जी पोजिशन है ना रिंग का, ठीक है, ये सी जी पोजिशन है। तो आई अबाउट ओ क्या होता है रिंग का, डेफिनेटली यू नो दिस, एम आर स्क्वायर। एक रिंग को अपने खुद का जियोमेट्रिकल एक्सिस जो होता है, एक्सिस का मतलब रिक्वायर्ड एक्सिस मत समझो, जियोमेट्रिकल एक्सिस जो थ्रू सेंटर पास होता है और परपेंडिकुलर टू रिंग होता है, प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है ना, तो वो होता है एम आर स्क्वायर। तो मैं आई सी, है ना, रिंग का आई सी के अबाउट लिख सकता हूँ ना, आई ओ प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई अबाउट ओ मेरे को पता है एम आर स्क्वायर, सो दैट प्लस एम आर स्क्वायर करेंगे तो रिंग का जो है वो हो गया 2 एम आर स्क्वायर। तो मेरे को रिक्वायर्ड एक्सिस सी के अबाउट रिंग का एम आई पता चल गया, ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं रॉड के लिए। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी रॉड को रोटेट कराते हैं, मान लो ये एक रॉड है एम एन, और रॉड को रोटेट करा रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड एम, तो आई एम क्या होता है, अगर हमारा पोजीशन ऑफ एक्सिस, ये जो रॉड है मैंने जो जैसे ड्रॉ किया है, अगर पोजीशन ऑफ एक्सिस एंड ऑफ द रॉड से पास कर रहा है और वो परपेंडिकुलर टू द रॉड है, तो फिर आई अबाउट दैट एक्सिस कैन बी रिटेन एज, इसका लेंथ अगर एल है तो इसको लिखा जाता है एम एल स्क्वायर बाई 3, ये आप जानते हो, है कि नहीं। अच्छा, दूसरा है कि मान लो मेरे को इसी रॉड को रोटेट करना है, ये एम एन हो गया उसका एंड। अब मान लो मेरे को यहाँ कोई एक एक्सिस पी दे दिया है, ये एक एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस जो है प्लेन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रॉड से परपेंडिकुलर है, उसलिए मैंने क्रॉस से डिफाइन किया इसको। और इसका मान लो ये डिस्टेंस मेरे को पता है, ये कुछ एक्स है, ये हो गया मान लो फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है, ये मान लो कुछ स्मॉल आर है। तो ये जो सी के अबाउट जो घूमता है, ये सी जी पोजिशन होता है रॉड का खुद का सी जी पोजिशन कौन सा होगा, सेंटर ऑफ द रॉड। अगर एक्सिस सेंटर ऑफ द रॉड से पास करे परपेंडिकुलर टू द रॉड हो, तब वो आई सी जी का वैल्यू हमको पता होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, है कि नहीं। अब मेरे को घुमाना है इसके अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस इन दोनों के बीच में लगेगा। तो ये डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को यहाँ मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं y लिख दूँ, है ना, तो दोनों के बीच में यहाँ तब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रॉड अबाउट एक्सिस p, कैन आई राइट डाउन दिस इज आई सी प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू y स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। और मेरे को आई सी पता है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के पीछे वजह है क्योंकि मैंने तो पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस विच इज़ एट सी। अब मेरे को पता करना है कि सी के अबाउट जब सिस्टम को रोटेट कर रहे, तो ये तीनों रॉड है वो भी सी के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे। देखो
आई अबाउट सी एक्सिस, ये क्या होगा, ये सम अबाउट ऑफ आई ऑफ ए बी, है ना, आई ऑफ आई ऑफ ए बी रॉड ए बी ऐसे लिखते हैं, लिख देते हैं, ऐसे नहीं समझ में आता, रॉड ए बी, ठीक है, प्लस आई ऑफ रॉड सी डी प्लस आई ऑफ रॉड ई एफ। तीनों रॉड रोटेट करना एज बिकॉज द रॉड्स आर सेड टू बी फीटेड टू दिस सर्कुलर रिंग। तो सिंपल बात है कि जब हम ए बी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करेंगे अबाउट दिस लाइन, तो ये जो रॉड ए बी के लिए जो कॉन्सेप्ट होगा अबाउट सी, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो मेरे को अगर एक ऐसा लाइन के अबाउट रॉड का एम आई निकालना होता है जो कि रॉड के प्लेन से परपेंडिकुलर है, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द रॉड, ये आउटसाइड टू द रॉड से पास कर रहा है, ये रॉड के बॉडी से पास नहीं कर रहा, आउटसाइड टू द बॉडी कहीं एक एक्सिस है, लेकिन जो एक्सिस है वो रॉड का प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से परपेंडिकुलर है। तब मैं क्या कर सकता हूँ, वो रिक्वायर्ड एक्सिस और रॉड का खुद का सीजी एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस लगा सकता हूँ ना। ये समझ रहे हो कि नहीं, ये देखो ये पैरेलल एक्सिस दिख रहा है कि नहीं, ये पैरेलल एक्सिस लगेगा, है कि नहीं, हाँ। तो वही पैरेलल एक्सिस अगर लगाऊंगा तो फॉर रॉड ए बी क्या हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा, रॉड ए बी जब खुद अपने सेंटर के अबाउट घूमेगा तो वो होगा एम इन टू एल स्क्वायर बाई 12। तो एल क्या है 2r, तो यानी लिख देते हैं डायरेक्टली 4r स्क्वायर बाई 12 प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू स्क्वायर ऑफ दिस सेपरेशन, तो ये भी तो डिस्टेंस r है, दैट इज mr स्क्वायर। ये हो गया हमारा रॉड ए बी का एम आई अबाउट रिक्वायर्ड एक्सिस सी, ठीक है। अब उसी तरह अगर मैं ई एफ का देखूं, सॉरी सी डी का देखूं, तो सी डी के लिए एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड, तो जब एक्सिस एक रॉड का एंड से पास करता है तब एम एल स्क्वायर बाई 3 वाला कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ एल फिर से 4r स्क्वायर बाई 3 प्लस जो रॉड ई एफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द एक्सिस एट सी, तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट होगा जो ए बी के लिए हुआ। तो यानी कि ये फिर हो गया हमारा एम इंटू 4r स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर। ये जो तीनों वैल्यू आया आई सी एक्सिस, एक इसका रॉड्स का खाली आया, ये जो भी आएगा उसके साथ ये रिंग का जो वैल्यू आया था उसको ऐड कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ ये हो जाएगा बाई 3, तो मतलब 1/3 प्लस 1 4/3, यहाँ भी सेम होगा 4/3, तो दोनों को ऐड करेंगे एंड वाला, तो वो हो जाएगा हमारा 8/3 mr स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस 4/3 mr स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 12/3 mr स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा 4 mr स्क्वायर। तो तीनों रॉड का खुद का एम आई हो गया अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस इज 4 mr स्क्वायर, और उसी एक्सिस के अबाउट रिंग का अपना आया था 2 mr स्क्वायर। सो आई टोटल आ गया, सो देयरफॉर आई अबाउट द एक्सिस एट सी वो टोटल हो गया 2 mr स्क्वायर प्लस 4 mr स्क्वायर, है कि नहीं, यानी आंसर इज 6 mr स्क्वायर। सो होप सो आपको समझ में आया, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने एक साथ रिवाइज कर लिया। इसीलिए मैंने जैसे कहा कि ये रिवीजन लेक्चर है, तो रिवीजन लेक्चर में मैं कोशिश किया हूँ कि आपको एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ बता दूँ, ठीक है, ताकि आपको रॉड का भी एम आई का सब रिविजन आ गया, रिंग का आ गया, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत यूजफुल है फॉर अ रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन और जेई और नीट, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन।
समझ में आ रहा ना क्वेश्चन? देखो ये 3 मैंने इसको मार्क किया, मान लो 1 2 एंड 3, ठीक है। तीनों का रेस्पेक्टिव सेंटर ये है, ये R है, ये भी R है, ठीक है, और ये भी R है। लेट द सेंटर्स आर आइडेंटिफाइड एज C1 C2 C3, और ये एक लाइन है जो A और B को टच कर रहा है। एट A इट इज टचिंग द फर्स्ट, ये तीनों जो है थ्री आइडेंटिकल solid spheres, 3 identical solid spheres touching each other of mass m and radius r, ठीक है। AB इज अ टेंजेंशियल लाइन फॉर बोथ स्फीयर 1 एंड 2, तो हमको निकालना है फाइंड MI ऑफ दिस अरेंजमेंट, MI ऑफ दिस सिस्टम अबाउट लाइन AB लाइन के अबाउट हमको ये तीनों स्फीयर का MI निकालना है। अगर ये पूरा सिस्टम अगर इस तरह से टच कर रहा है, मान लो one is holding by the other fixed to each other at the points where they are just touching each other, ताकि वो सेपरेट नहीं होता है। पूरा अरेंजमेंट को अगर मैं AB लाइन के अबाउट रोटेट करता हूँ, है ना, ये पूरा अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट ऐसे ये ऐसे जो भी मान लो रोटेट कर रहा है अबाउट द लाइन AB, तो तब सवाल है कि MI क्या होगा। तो देखो जहाँ तक स्फीयर 1 और 2 का सवाल है, वो AB क्या है 1 और 2 के लिए टेंजेंशियल लाइन, तो मैं टेंजेंट के अबाउट एक सॉलिड स्फीयर का MI जानता हूँ, ठीक है। अब है C के लिए तो टेंजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या होगा, एक जियोमेट्रिकली ये वाला डिस्टेंस जानना पड़ेगा, है ना, ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। लेट दिस पॉइंट इज P, सो आई नीड टू नो PC3। तो ज्योमेट्री थोड़ा यूज़ करेंगे तो बात आसान हो जाएगा। देखो ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये P है, ये मान लो C3 है, ठीक है। इधर है हमारा सो कॉल्ड C1, इधर है हमारा सो कॉल्ड C2, ठीक है। अच्छा, जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो C1 to C2 है, ये R है, ये R है, तो C1 से C2 का ये डिस्टेंस मेरे को पता है, हाउ मच इज दिस 2R। अच्छा, इसी लाइन को अगर मैं कंटिन्यू कर दूं ऐसे पूरा AB तक, तो ये हो गया हमारा पॉइंट A जहां वो टच कर रहा है, ये लाइन AB है। अब बहुत सिंपल बात है, हम जानते हैं कि ये जो तीनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल बनेगा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, है ना, कारण तीनों साइड का लेंथ बराबर होगा। C1 to C3 2R, C2 से C3 2R, ये भी 2R, यानी कि ये R और ये R, ठीक है। तो अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो ये वाला पार्ट 30 डिग्री है, तो मेरे को इसका मतलब ये वाला लेंथ पता है, आई नो दिस लेंथ, ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे को पता है, ये कितना होगा, दिस पार्ट आई कैन राइट डाउन, दिस इज 2R cos 30। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए डाउट, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्यूट एंगल 30 डिग्री, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। मान लो भाई इस पॉइंट को कह रहा हूँ C1 OC3, ये वाला ट्रायंगल को देखो, C1 है ना, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, C1 OC3, इसमें से मैं OC3 को, है ना, दिस इज इक्वल टू OC3, इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2R cos 30, तो यानी कि OC3 हमारा हो गया 2R इंटू cos 30 इज √3/2, 2 कट गया, कितना हुआ √3R। अच्छा, अब देखो C1 से ये वाला जो डिस्टेंस है,
C1 से A का जो डिस्टेंस है ये R है, तो ये भी R है ना, इतना भी R है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस पार्ट इज R। तो टोटल जो यहाँ P लिया था, P से देयरफॉर P टू C3 वो कितना हो गया, R प्लस √3 ऑफ R। तो मेरे को पता चल गया कि सेंटर ऑफ द थर्ड स्फीयर इज हाउ फार अवे फ्रॉम द लाइन ए बी, ताकि अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना चाहूँ फॉर C3, सो आई मस्ट नो द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। कारण यहाँ से मैं एक CG लाइन तो ले सकता हूँ ना, ये एक ICG ले सकता हूँ, तो ICG के साथ AB का मैं पैरेलल एक्सिस ले सकता हूँ। इन दोनों के लिए भी ये वाला लाइन जो है वो ICG का लाइन होगा फॉर स्फीयर 1 एंड 2। क्लियर हो गया बात। तो इसका मतलब है I अबाउट AB हो गया, पहला हुआ जो C1 का मतलब स्फीयर 1 और स्फीयर 2 का जो होगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा, तो ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं अबाउट CG होता है 2/5 mr² प्लस mr²। ये हो गया टेंजेंट के अबाउट, कारण AB लाइन इज अ टेंजेंशियल लाइन फॉर सॉलिड स्फीयर्स 1 एज वेल एज फॉर 2। तो ये इतना होता है 7/5 mr² दैट इंटू 2 प्लस। अब है स्फीयर 3 का, तो स्फीयर 3 का अपना CG के अबाउट फिर से 2/5 mr² प्लस मास ऑफ द स्फीयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस यानी PC3²। तो उसका वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, वो है √3 + 1² इंटू R², है कि नहीं। तो हम लोगों का देखो कैलकुलेशन आ गया, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाता है 7/5 mr² दैट इंटू 2, सो 14/5 mr² प्लस वहाँ से 2/5 mr², ठीक है, प्लस इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 3 + 1 + 2√3 इंटू R², ठीक है। तो इधर हो गया हमारा कितना 16/5 प्लस यहाँ से मैं ये और इसको जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा +4 है प्लस 2√3 इतना mr²। दिस इज द सिंपल आंसर, ठीक है। तो ये 20 + 16 दैट इज 36/5 प्लस 2√3 mr²। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ MI ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द लाइन AB। तो इट वाज अगेन अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हमने कई डिफरेंट अरेंजमेंट किया है ना, तो पहले रॉड का देखा, फिर रिंग विथ रॉड, अब स्फीयर का, ठीक है। तो वी हैव लर्न फ्यू वेरी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आई बिलीव दैट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है जो आप पढ़ चुके हो उसका भली भांति अच्छी तरह से रिवीजन होता है, तो आपको घबराना नहीं है। इसी तरह का जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपका एग्जाम क्लोज आ रहा है आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ भूल जाइए दुनिया में क्या हो रहा है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, सब कुछ भूल के अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम की तरफ रहना चाहिए, ताकि आप अपना टाइम का और अपना पोटेंशियलिटी का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको। ओके, सो होपिंग फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। कीप वॉचिंग दिस चैनल, गिव योर लव, वी नीड योर सपोर्ट, and share these videos, share our channel informations to all of your friends and juniors, and ask them to visit this channel to join with us. Best of luck. Thank you.